अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10th के केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सब बताए हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ तक हम लोग कल क्लियर किए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ना है हम लोग को दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव क्या है। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव क्या है। तो पहला है इसमें भोजन का पचना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ देता है एग्जाम में कि भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। भोजन का पचना, तो इसको ऑप्शन रहता है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मार देना है। उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं और अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। इसमें होता क्या है कि हमारे भोजन ऑक्सीजन के संपर्क में जाता तो ऑक्सीकृत होता है और भोजन ऑक्सीकृत होकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है। उस ग्लूकोज से हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, यही ना करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भोजन के साथ संयोग हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? भोजन में ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, डेट मीन्स उपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। अगर हमारे भोजन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे भोजन का ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा, और जब हमारा भोजन ऑक्सीकृत नहीं होगा तो हमारे भोजन से ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। क्लियर हो गए? दूसरा है भोजन को दुर्गंधित होना। हमारे दैनिक जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि भोजन दुर्गंधित क्यों होते हैं। तो जब भोजन ताज़ा होता है तो भोजन का स्वाद बहुत प्रिय होता है और गंध भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक, कुछ घंटों तक उसको छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाने से ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर के तेल जो होता है, वसा जो होता है, वो ऑक्सीकृत होकर के दुर्गंधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिसको हम लोग बासी भोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? और बासी भोजन दुर्गंधित हो जाने के कारण भोजन खराब हो जाता है। तो भोजन को बासी होना या दुर्गंधित होना भी कौन सा अभिक्रिया है? तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसलिए भोजन को दुर्गंधित होना भी कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि भोजन का पचना था। भोजन का पचना लगभग एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गए? अब है संक्षारण। संक्षारण यानी जंग लगना। तो जब हम किसी लौहयुक्त पदार्थ को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो वायु से संपर्क में आ जाता है और वायु से संपर्क में आने पर उसमें जंग लग जाता है, और जंग लग जाता है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीकरण न हो रहा जी, तो वो भी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। वो भी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। और संक्षारण के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे धातु और अधातु में। धातु और अधातु जो लेसन है उसमें हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 में कि संक्षारण क्या होता है, कैसे होता है। बस यहाँ ये समझ लीजिए कि खुले हवा में छोड़ देने पर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जिससे उसमें जंग लग जाता है। क्या होता है? जंग लग जाता है। तो वह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। क्लियर है? चौथा है दहन की क्रिया। तो दहन की क्रिया में भी ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होता है। दहन के बारे में जस्ट आगे हम पढ़ाएंगे कि दहन क्या होता है। तो दहन की उपस्थिति में दहन भी होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दहन होगा? नहीं हो पाएगा। तो दहन की क्रिया भी क्या है? उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है, तब जगह क्या हो रहा है? वो दहन की क्रिया हो पा रही है।
और जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा तो दहन क्रिया नहीं होगा। तो इसलिए दहन भी क्या है? ऑक्सीकरण है। अब हम लोग दहन के बारे में समझे, दहन होता क्या है, दहन क्या होता है। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भोजन को दुर्गंधित होने से बचाया कैसे जा सकता है। मतलब जो भोजन दुर्गंधित हो जाता है, जो खराब बासी भोजन हो जाता है, उसको दुर्गंधित होने से कैसे बचा सकते हैं। तो वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार के पदार्थ जिसे सिट्रिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या लेसिथिन एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसको मिला देने से क्या होता है कि इसमें ऑक्सीकृत नहीं हो पाता, भोजन ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, जिससे भोजन दुर्गंधित होने से बच जाता है। दूसरा उपाय है, घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रहकर भी उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिज में भी अगर भोजन को हम लोग रख देंगे तो हमारा भोजन दुर्गंधित होने से बच जाएगा। मानो बहुत धीरे धीरे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो लंबे समय तक रख सकते हैं उसको। तीसरा है, भोजन को वायु रोधक बर्तनों में रखकर, यानी वायु रोधक जिसमें ऑक्सीजन आर पार नहीं हो पाता है, वैसे बर्तन में भी रह करके भोजन को दुर्गंधित होने से बचाया जा सकता है। क्लियर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने का उपाय लिखें, तो ये तीनों उपाय लिख देना है। ठीक है। अब दहन क्या है, देखिए, जब कोई पदार्थ, दहन क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, दहन है क्या, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने से प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करती है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने से प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करती है, तो उसे हम लोग दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे में लकड़ी को हम लोग जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश भी निकलता है और ऊष्मा भी, गर्म भी चारों ओर हो जाता है ना, तो उसे हम लोग दहन कहेंगे। क्या कहेंगे? आया समझ में? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने से प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। दहन के लिए तीन मुख्य आवश्यक शर्तें हैं। दहन के लिए तीन मुख्य क्या है? आवश्यक शर्तें, जिसमें पहला है, आवश्यक शर्तें कौन कौन है उसको देख लेते हैं हम लोग ना। पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है ना। तो पहला क्या है, शर्त होना क्या चाहिए पहला स्थिति में, कि ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरा, दहनशील पदार्थ होना चाहिए, दहनशील पदार्थ। अब दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ जलने लगता है, जो पदार्थ जलने योग्य है, उसको हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो पदार्थ जलने योग्य नहीं है वो अदहनशील कहलाता है। जैसे में ये लोहा क्या होगा? अदहनशील है, ये जलता है। लेकिन अगर लकड़ी की बात कही जाए तो लकड़ी जलने लगता है ना जी, तो लकड़ी क्या हो गया? दहनशील पदार्थ हो गया। कोयला क्या है? दहनशील पदार्थ है। कोयला क्या है? दहनशील पदार्थ है ना, तो वो क्या हो जाएगा? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। अगर दहनशील पदार्थ नहीं होगा तो नहीं जलेगा। ठीक है, दहन नहीं हो पाएगा। तीसरा है ज्वलन ताप की उपस्थिति, ज्वलन ताप। अब आप बात आती है कि ज्वलन ताप है क्या? ज्वलन ताप, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देती है, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कहने में ये कलम है, ये अगर 200 डिग्री सेल्सियस पर जलना शुरू करता है तो इसका ज्वलन ताप कितना हो जाएगा? आया समझ में?
दिक्कत है? तो सभी पदार्थों को ज्वलन ताप अलग अलग होता है। क्या कागज भी इतना ही तापमान खोजेगा? नहीं, कम में भी जल सकता है। पेट्रोलियम रहेगा, पेट्रोल रहेगा तो और कम चाहिए तो जल जाता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज्वलन ताप की उपस्थिति होना अनिवार्य है, दहनशील पदार्थ को उपस्थिति होना अनिवार्य है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज नहीं होगा तो कोई पदार्थ दहन में भाग नहीं ले सकता, दहन नहीं हो सकता उसका। जैसे में हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, उसके ऊपर में अगर गिलास से ढक देंगे, हम गिलास जो होता है ना उसे ढक देंगे तो मोमबत्ती जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? क्यों? जलने योग्य दहनशील पदार्थ भी है, ज्वलन ताप भी है, लेकिन नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजन के संपर्क नहीं हो पाता, ऑक्सीजन के संपर्क टूट जाता है, जिससे क्या होता है, वो नहीं जल पाता, जिसे नहीं जल पाता है। जलेगा? अब मान लीजिए दहनशील पदार्थ, कोई पदार्थ ऐसा है जो जलने योग्य नहीं, ईटा है, ईटा जलने योग्य पदार्थ है, इसको अब जलाएंगे तो जलेगा। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति भी अनिवार्य है। जो जलने योग्य पदार्थ है उसको चाहिए, जो नहीं जलने योग्य है उसको हम मिलाएंगे तो जलेगा? नहीं जलेगा। आगे है ज्वलन ताप। अगर ज्वलन ताप कम हो जाएगा, ज्वलन ताप कम हो जाएगा, मान लिया कि इसका 200 डिग्री सेल्सियस है, अब ज्वलन ताप अभी है कितना, तापमान जो यहाँ है वो मान लिया जाए कि अभी रहेगा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये पदार्थ जलेगा? नहीं जल पाएगा, क्योंकि इसका ज्वलन ताप कितना है। तो धीरे धीरे गर्म करते इसको ज्वलन ताप को बढ़ाना होगा, और ज्वलन ताप जब गर्म होने से जब बढ़ जाएगा, 200 डिग्री पर आ जाएगा, तब ये जलना प्रारंभ कर देगा, है ना। जैसे कि आप देखे होंगे कि ठंडे के दिनों में कोई भी चीज़ को जलाने में थोड़ा समय लग जाता है ना, क्योंकि उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे जब माचिस मारते हैं तो धीरे धीरे वो गर्म होता है, और गर्म होते होते जब उस ज्वलन ताप प्राप्त हो जाता है तो वो जलना प्रारंभ करता है। लेकिन यही अगर गर्मी के दिनों में कहा जाए तो गर्मी के दिनों में आराम से आग लगाया जा सकता है, जल जाएगा, तुरंत जलता है ना, क्योंकि गर्मी के दिनों में ज्वलन ताप प्राप्त हुए रहता है, वो कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गया, आवश्यक शर्तें आ गया ना। तो देखिए, कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है, अगर आग ही लग गया है तो उस पर हम लोग पानी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होता है। सबसे बढ़िया उपाय होता है कि उसमें कंबल से ढक दीजिए, तो कंबल से ढक देने से ऑक्सीजन की आपूर्ति जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, जिससे आग बुझ जाएगा। आग क्या हो जाएगा? बुझेगा कि नहीं बुझेगा? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिले तो होगा। घर में छोटा मोटा आग लग गया तो क्या करेंगे हम लोग? कंबल या जो भी है हमारे मोटा कपड़ा, उसे ढक देंगे, जिससे ऑक्सीजन उसके संपर्क में नहीं जा सके। अगर चादर दो तीन चादर से भी अगर ढक देते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा? जल्दी नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा फिर? ये जो जल रहा होगा वस्तु, वो जलना बंद कर देगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ज्वाला। क्या पढ़ेंगे? ज्वाला क्या है? यहां पर हम लोग ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वाला है क्या। ज्वाला हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि ज्वाला निकल रहा है धरती के अंदर से, है ना। ज्वालामुखी के बारे में नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज्वाला पढ़ रहे हैं ना। ज्वाला क्या है? कि जब कोई वाष्पशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उससे जो आग के लपटे जो निकलते हैं ना, आग के जो पीला पीला लपटे जो निकलते हैं, वही होता है ज्वाला। वही क्या होता है? जब कोई वाष्पशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, क्या किया जाता है, तो उससे जो पीले पीले लपटे निकलते हैं वही होता है ज्वाला। वही क्या होता है? ज्वाला होता है। ठीक है, यहां पर आप लोग देखे होंगे कि जब कहीं भी आग लगता है तो उससे पीला पीला लपटे बहुत लंबे लंबे उठते हैं, ऊपर में उठते हैं ना, तो वो क्या है? ज्वाला है। क्या है? और वो किसके द्वारा होता है? दहन की क्रिया द्वारा हो रहा है। अगर दहन नहीं होगा तो ज्वाला उत्पन्न भी नहीं होगा। अगर कोई पदार्थ जलबे नहीं करेगा तो लपटा कहां से उठेगा? आग का उठेगा?
नहीं ना उठेगा। तो इसीलिए ये जो होता है वाष्पशील पदार्थ ऑक्सीजन को उपस्थिति में जब दहन कराया जाता है तो उसे जब पीले पीले लपटे ऊपर उठते हैं उसी को हम लोग ज्वाला कहते हैं। ज्वाला 2 प्रकार के होते हैं। ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखिए पहला है प्रकाशहीन ज्वाला। पहला क्या है? प्रकाशहीन। और दूसरा होता है प्रकाशमय ज्वाला या प्रकाशमान भी बोलते हैं, प्रकाशमान ज्वाला। ये 2 प्रकार के ज्वाला होते हैं। पहला कौन कौन? पहला कौन? प्रकाशहीन। और दूसरा, अब प्रकाशहीन में क्या होता है? देखिए प्रकाशहीन में होता क्या है, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इसमें ईंधन जो होता है पूरी तरह से इसमें दहन होता है और पूरी तरह से दहन होने में इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला हो जाता है। आप देखो गैस चूल्हा जलाते हैं ना, तो गैस चूल्हा जलाने के बाद देखे होंगे कि वहां पर क्या होता है, नीला नीला आग का लपटे ऊपर आते हैं ना, और उसमें बहुत ज़्यादा हीट होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये जो हम लोग लकड़ी जलाते हैं उससे जल्दी खाना बनता है कि नहीं? उससे गैस चूल्हा से जल्दी खाना बन जाता है लकड़ी की अपेक्षा में, क्योंकि उसमें ज़्यादा तापमान होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा हीट होता है ना। तो वो जो होता है प्रकाश कम देता है। पहला प्रकाशहीन, यहाँ पर देखिए तो प्रकाशहीन कहने का ना प्रकाश ना हो, यही ना, हीन का मतलब जो नहीं होता है। तो पहला इसका रंग जो होगा यह प्रकाश नहीं हो, प्रकाश कम होता है। प्रकाश क्या होता है? कम होता है। रंग इसका होता है नीला। कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है, ये ना जी। और उसके बाद और इसमें होता क्या है कि इसमें ताप ज़्यादा होता है। ताप क्या होता है? अधिक होता है, नहीं गर्मी ज़्यादा होता है इसमें। इसमें प्रकाश कम, नीला रंग और ताप क्या होता है? यानी गर्मी अधिक होता है। इसमें गर्मी क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ ये प्रकाशहीन जब बोलिए रहा है तो इसमें प्रकाश कम ही ना होगा। अब प्रकाशमान, इसमें प्रकाश अधिक होता है। प्रकाश क्या होता है? और इसका रंग पीला होता है। कैसा होता है? और ताप क्या होगा? कम होता है। बस यही 3 कंडीशन है। समझ में आ गया ना? देखिए इसीलिए बोला जाता है कि गैस चूल्हा से खाना जल्दी बनता है, क्योंकि इसमें ताप क्या होता है, और नीला रंग होने से प्रकाश कम, ताप ज़्यादा देता है। और ये क्या होता है, इसमें प्रकाश अधिक होता है लेकिन ताप क्या होता है, इसके अपेक्षा में कम होता है। इसके अपेक्षा में कम होता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं घर में, जब एक लकड़ी वाला चूल्हा में खाना बनता है उसमें ऐसे हाथ दे दीजिएगा, लेकिन जहाँ पर खाना बनता है ना, वो जो नीला रंग निकलता है उसमें हाथ डाल के देखिएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं, किस में ज़्यादा ताप ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे मोमबत्ती का ज्वाला। मोमबत्ती का, तो मोमबत्ती जलता है तो उसे पीला पीला रंग निकलता है। उसमें 3 तरह के कलर होते हैं। ऊपर में सबसे पीला होता है, नीचे वाला जो होता है, बीच वाला जो होता है वो नीला होता है, और तीसरा जो होता है ना, केंद्रीय मंडल जिसको बोलते हैं, वो होता है बिल्कुल लाल होता है। क्या होता है? होता है ना। तो ये 3 तरह से उसमें क्या होता है कि प्रकाश निकलता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये मान लीजिए मोमबत्ती है ऐसे, है ना, इसको जलाया जा रहा है। मान लीजिए ऐसे जल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें 3 तरह से, एगो ऐसा निकल रहा होगा और एक ऐसा निकलता है। तो ये जो होता है जो पीला पीला निकलता है, कैसा रंग रहता है इसका? पीला। इसमें प्रकाश ज़्यादा होता है, ऊपर से प्रकाश, इसका रंग होता है नीला। इसका रंग कैसा होता है? और इसका होता है लाल। क्या होता है? तो देखिए इसमें प्रकाश ज़्यादा, इसमें प्रकाश कम, इसमें प्रकाश बिल्कुल कम रहता है, बिल्कुल ही कम। जैसे कहते हैं ना कि जिसमें कोयला को हम लोग जलाते हैं तो एकदम लाल हो जाता है ना जल के, वही होता है ये। और यहाँ से फिर क्या होता है, ये पघिल पघिल के नीचे गिरता रहता है।
गिरता है ना, वाष्पशील होकर के वाष्प बन करके ये धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता है, पिघल करके नीचे गिरता रहता है। तो ये है मोमबत्ती का दहन होना। मोमबत्ती का दहन होना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं? और इसको प्रकाशमान मंडल बोलते हैं। सॉरी गलती लिख दिए हम। ये नीला होगा और ये क्या होता है? पीला होता है ना। ये प्रकाशहीन मंडल है, प्रकाशमान मंडल है, और इसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंडल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती के ज्वाला को देख पाते हैं, घर पर भी करके देखते हैं ना। तो ऐसा होता है। क्लियर हो गया? तो आज मेरा ये लेसन क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं अब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्लियर कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेत के रूप में, अनुसूत्र के रूप में, समीकरण के द्वारा कि सरल सूत्रों के द्वारा? तो समीकरण के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण के बाईं एवं दाईं ओर दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो तो वह समीकरण होगा असंतुलित के संतुलित। तीसरा, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। अब ये सब को संतुलित आप लोग, निम्नलिखित में कौन संतुलित है? असंतुलित बोला है। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, यानी इसमें असंतुलित को पहचानना है। पहला H2 + Cl2 अभिक्रिया के बाद 2HCl, तो दोनों तरफ सब में तो 2 है ना जी, तो ये तो संतुलित है, ये नहीं होगा। दूसरा 2KClO3 अभिक्रिया के बाद 2Cl और यहाँ पर क्या है O3O2, तो देखिए O2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यहाँ भी है, पोटेशियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो ये भी संतुलित है। अगला देखेंगे PbNO3 का हॉल्ट वाइज है, PbNO3 का, और अभिक्रिया के बाद क्या बना है PbO + NO2 + O2। यहाँ देखिए O2 2 2 4 1 5 को इधर है, तो 3 दूनी 6 को इधर हो गया जी, तो यही वाला क्या हो गया असंतुलित। क्या है? अब हम लोग निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? अब इसमें चुनना है कि संतुलित कौन है। चौथा में लिया है क में Fe + Cl2 और अभिक्रिया के बाद FeCl3, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये असंतुलित न हो गया, ये गलत। आगे NH4NO2 अभिक्रिया के बाद बना है N2 + 2H2O, ये है जी, ये भी हो गया, ये संतुलित है। चलो बहुत अच्छा। आगे हम लोग देखेंगे अब पांचवा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन में क्या क्या है? पहला विस्थापन, दूसरा उभय विस्थापन, तीसरा उदासीनीकरण और चौथा है अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया होगा, क्या होगा? अब हम लोग छठा देंगे, क्लोरीन और क्लोरोफिल जी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। किस प्रकार का अभिक्रिया जी? संयोजन है तो नहीं, प्रकाश रासायनिक है, विस्थापन या अवक्षेपन है तो प्रकाश रासायनिक, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता जी, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। आगे सातवां देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाला जाता है तो विलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? दोनों अभिक्रिया दो गुना होता है जी, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया है, अवक्षेपन दिया ना, तो यहाँ अवक्षेप प्राप्त होगा। क्या होगा? अवक्षेप प्राप्त किसका होगा? सिल्वर क्लोराइड का। किसका प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? आगे हम लोग देखेंगे अब आठवां,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए लवण और जल का निर्माण होता है उदासीनीकरण में होता है जी। तो जहां उदासीनीकरण देखिए वहां टिक मार देना है। पहला ऑप्शन है अवक्षेपण, दूसरा है उदासीनीकरण, तो दूसरा में क्या मारेंगे? आगे आते हैं 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? यहाँ देखिए चुनना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ कौन में हो रहा है? तो पहला है CaCO3 और यहाँ पर टूट कर बना है CaO और CO2। तो यहाँ पर ये तो वियोजन अभिक्रिया न हो गया। कोई एक यौगिक जो होता है टूट कर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो वियोजन होता है। आगे देखिए ZNO प्लस क्या है? CO। यहाँ पर देखिए Zn में से ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, निकल रहा है ना। तो ये कौन सा अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया है। और CO2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है जाके ना, तो ये कौन सा? ऑक्सीकरण हो गया। तो ये दोनों का हुआ ना, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है ना। तो यही है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। आगे देखिए निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? किसमें ऊष्मा लगता है जी? किसमें ऊष्मा? ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा क्या होना? ग्रहण होना ना, ऊष्मा निकलना। किसमें ऊष्मा निकलता है? तो कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए इसमें दिया है ख में, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलता है ना, कि नहीं निकलता है? तो ख इसमें सही हो गया। आगे 11 निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 है। कौन है जी? अगला 12 निम्नलिखित में कौन अवकरण गुण प्रदर्शित करता है? H2S। अब हम लोग 13 देखें समीकरण 2। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर दिया हुआ है 13 ना जी, समीकरण 2 Cu यानी कॉपर ना प्लस O2 अभिक्रिया के बाद 2CuO है। किस प्रकार का अभिक्रिया? पहला है अपघटन, दूसरा है ऑक्सीकरण और तीसरा है उदासीनीकरण या अवक्षेपण। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ जुड़ाव हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन मिलन है। तो कौन सा अभिक्रिया होगा? क्लियर है। आगे देखेंगे हम लोग 14 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। 15 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो मैग्नीशियम दे ले जी, किरोसिन। अच्छा कोयला, हाँ कोयला भी होगा। तो इसमें कोयला जो होता है ना बिना ज्वाला के उत्पन्न होता है, जलता है। इसमें ज्वाला उत्पन्न पीला पीला लपटा उठता है कोयला में से, उठता है जी? नहीं ना, खाली लाल रंग ना होता है इसका, तो वो बिना ज्वाला के जलता है, बिना। तो इस प्रकार से हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग रिक्त स्थान को पूर्ति करें। पहला क्या है? अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण की ओर लिखा जाता है, बाईं ओर ना जी। अरे अभिकारकों को बाईं ओर ना लिखा जाता है। दूसरा समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की बताता है, दिशा ना जी। तीसरा अभिक्रिया COCO3 अभिक्रिया के बाद बना है COO+CO2। कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या। आगे अभिक्रिया AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो रहा, तो किस प्रकार का अभिक्रिया जी? अवक्षेपण अभिक्रिया ना, या द्विविस्थापन का भी अभिक्रिया हो जाएगा, लेकिन नीचे का एरो दे दिया तो हम बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया H2+O2 मानो 2 है, समीकरण को संतुलित कर 2H2+O2 अभिक्रिया के बाद 2H2O बनाया है, तो यह संयोग न हो रहा जी। तो कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? आगे गर्म करने पर ... अपघटित हो करके पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। कौन?
KClO3। आगे, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वह कहलाता है ऑक्सीकरण के अवकरण। अवकरण अभिक्रिया क्या कहलाता है? आगे, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है तो ऑक्सीकरण। 9वां, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर धातु प्राप्त होता है तो कौन प्राप्त होगा? सिल्वर ना जी, सिल्वर ना, क्योंकि सिल्वर जो होता है कॉपर के द्वारा विस्थापित हो जाता है और सिल्वर का कॉपर जगह ले लेता है तो सिल्वर अलग हो जाता है तो सिल्वर धातु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अब इस प्रकार से हमारा रिक्त स्थान को भी खत्म कर लिए हम लोग। अब आगे है सही गलत का चयन करें। सही गलत का तो ये सब आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज ये लेसन समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग अब बायोलॉजी पढ़ेंगे।